मामले में सजा पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का कहना है कि यूपी में माफिया राज को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। वहीं सजा पर सपा मुखिया का बयान भी सामने आया है। प्रदेश में एक भी माफिया को बाहर नहीं रह देंगे, उन्हें तत्काल कानून के तहत कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और प्रदेश में अपराध का सफाया करना हमारा कोर्ट का नहीं केवल ये मत कहिए समाजवादी पार्टी जुड़ रहे। आपको ये जांचना चाहिए कि जेल में रह करके उनसे पर्चा भरवाने के लिए चुनाव में कौन कौन से अधिकारी कौन से भारतीय जनता पार्टी के नेता मिले रहे, और जो कोर्ट का फैसला है वो सबको स्वीकार होगा। चलिए, अखिलेश यादव मामले को भटकाने की कोशिश करें। वो कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी और कौन से अधिकारी पर्चा भरवाने के लिए जेल में गए, लेकिन ये तो जगजाहिर है कि किसके टिकट पर वो एमएलए बना फिर से और सांसद तक पहुंचा, किसके टिकट पर, ये तो स्पष्ट है 100%। इस चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवाल क्या हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफिया को जेल हो गई है, खत्म होगा क्या सियासी खेल, ये बड़ा सवाल है। हालांकि जेल में पहले से वो, लेकिन उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एक मामले में अतीक को सजा मिली है। सरकार की मजबूत पैरवी, क्या इसके पीछे की वजह है? अतीक राज का क्या काउंटडाउन स्टार्ट हो गया, खात्मे का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। दरअसल सजा आजीवन मिली है। योगी ने निभाया अपना वचन किया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब सदन के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, तो क्या वो वचन था और उस वचन को क्या सरकार ने निभाया है, ये बड़ा सवाल है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिला सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगी, अभिषेक राय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, पवन राव प्रवक्ता एआईएमआईएम मौजूद हैं, सूर्य कुमार शुक्ला हमारे साथ पूर्व आईपीएस मौजूद हैं, संजीव श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, कपिल देव अग्रवाल कौशल विकास मंत्री भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन संजीव श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे चर्चा शुरुआत करना चाहता हूं। क्या यह माना जाए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर के जो कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, उस अभियान में ये एक बड़ा कदम है? बिल्कुल, देखिए, ये अतीक अहमद के खिलाफ जो पहला मामला दर्ज हुआ था वो 1979 में दर्ज हुआ था। बिल्कुल। तो अगर आप देखिए तो लगभग 43 साल बीत गए, यानी 4 दशक से ज्यादा का समय बीत गया, और आज तक इतने बड़े अपराधी को किसी भी एक मामले में दोषी साबित नहीं किया जा सका। और आप सोचिए कि ये जो मामला था, इसमें 2006 की ये घटना है, जब इसका अपहरण, उमेश पाल का जब अपहरण हुआ था तो 2006 की घटना है। एक साल तक तो उस मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई, क्योंकि उस वक्त सपा की सरकार थी। अगले साल 2007 में जब चुनाव होते हैं और जब मायावती सीएम बनती है, उसके बाद जाके इस मामले की एफआईआर दर्ज होती है और तब इसकी जांच शुरू होती है। और अब जाके आप देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब तक अतीक और उसके भाई या उनके पूरे परिवार के खिलाफ जितने भी मामले हुए हैं, उसमें चूंकि अभियोजन पक्ष का मामला इतना कमजोर रहा है कि यही वजह है कि आज तक किसी भी मामले में इनको सजा नहीं मिली है। ये पहला ऐसा मामला है जिसमें अतीक को सीधे सीधे सजा मिली और बहुत बड़ी सजा मिली है। ये निश्चित तौर पे ये संदेश देता है कि अगर अभियोजन पक्ष अपने मामलों को मजबूती से रखेगा तो आने वाले मामलों में भी सजा हो सकती है। बिल्कुल। अभिषेक राय जी, आज जो है माफिया फूट फूट कर रो रहा था कोर्ट रूम में जब उसे सजा सुनाई गई, क्या तसल्ली मिली? देखिए, जो भी माफिया है, जो भी इस तरह के आदमी हैं, उनको इसी तरह फूट फूट के रोना चाहिए। इसमें समाजवादी पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि जो ये अतीक अहमद था, कहाँ बंद था? ये साबरमती की जेल में बंद था। वहाँ किसकी सरकार है? डबल इंजन की सरकार गुजरात में भी, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। मैं ये जरूर जानना चाहूँगा कि जेल में रह के उसने इतना दुर्दांत कांड कैसे कर लिया। ये ज़रूर कहते ना, ये जांच का विषय होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई चीज़ होती है, कोई घटना होती है जिसमें हमारे 2 जवान भी शहीद हो जाते हैं, गवाह भी शहीद हो जाता है, कोर्ट का निर्णय सर पर ही है, कोर्ट के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि 2 सरकारें और केंद्र में सरकार, उसके बावजूद भी ये घटना हो जाती है। ये किस तरीके से घटना होती है? नहीं, अनिला जी ये बहुत जरूरी। डॉक्टर अभिषेक, मैं कह रहा हूं कि अनिला जी जुड़ी नहीं, लेकिन वो आपसे सवाल पूछ लेंगी कि भाई ये जो अपहरण का मामला जब हुआ, अपहरण किया गया, 3 दिनों तक टॉर्चर किया गया, शॉक दिए गए, भूखा प्यासा रखा गया, तो वो किस सरकार में हुआ था? वो घटना किस सरकार में हुई थी? अनिला जी पूछ लेंगी आपसे, वो नहीं है तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मैं तो आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं। हत्याकांड होता है,
दो जवान शहीद होते हैं, गवाह शहीद होता है, और सवाल आप मुझसे पूछ रहे हो कि हम सत्ता में हैं क्या? हम सत्ता में हम जवाब देंगे? नहीं, हम डिबेट, दरअसल इस वक्त हम डिबेट करें, राजनीतिक जिम्मेदारी जो है उस पर हम चर्चा करने के लिए डिबेट करें इस वक्त डॉक्टर अभिषेक। इसलिए आपकी भी तो जिम्मेदारी है इस माफिया को, इतना बड़ा माफिया, इतना बड़ा डॉन बनाने में, आपकी पार्टी का भी। कोई नहीं, अखिलेश जी ने खुले मंच से धक्का दिया है। आपने 2016 की वीडियो दिखा दूंगा आपको, खुले मंच पे धक्का देकर अतीक अहमद को भगा दिया है। हमने अपनी सरकार जाना स्वीकार किया 2017 में, लेकिन किसी गुंडे माफिया को टिकट नहीं दिया। ये अखिलेश जी की नीति है। नहीं, लेकिन डॉक्टर अभिषेक कर सकते, लेकिन ठीक है, अखिलेश यादव ने धक्का दे दिया होगा, ठीक है, लेकिन मुलायम सिंह यादव मिलने जाते थे आवास पर। मेरी बात आप कंप्लीट तो होने ही नहीं दे रहे। मैंने पूछा ना, आप सत्ता सवाल पूछोगे, विपक्ष से सवाल पूछोगे? नहीं, अनिला जी जुड़ी नहीं। नहीं, डॉक्टर अभिषेक साल से केंद्र में है। अनिला जी हमारे साथ जुड़ी नहीं है सत्ता का पक्ष रखने के लिए, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, और जो फैक्ट है उस पर सवाल पूछ रहा हूं मैं, और जो फैक्ट है उस पर सवाल पूछ रहा हूं मैं। बात कर रहा हूं ना, 6 साल से किसकी सत्ता है? मुझे एक चीज बताइए, मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं। आप भाजपा की तरफ से सवाल पूछ रहे हो, मैं जनता की तरफ से सवाल पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं ये सवाल कि मुझे बता दीजिए 6 साल से किसकी सत्ता है? डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है, डबल इंजन की सरकार गुजरात में भी है। एक दुर्दांत अपराधी अगर गुजरात जेल में बैठ के, साबरमती की जेल में बैठ के इस तरह का हत्याकांड अंजाम दे देता है, किसकी जिम्मेदारी बनती है? आप जिम्मेदारी तय कर दीजिए। आप तो बहुत प्रबुद्ध प्रवक्ता वो है, मीडिया के पत्रकार हैं, आप बता दीजिए, हम भी मान लेंगे उस बात को। नहीं, ठीक है, इस सवाल का जवाब मैं देने के लिए सक्षम नहीं हूं एक तरीके से, और मेरा बनता भी, लेकिन संजीव श्रीवास्तव साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जवाब देना चाहते हैं। श्रीवास्तव साहब, सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, ये घटना घट गई तो सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है, चाहे गुजरात की जेल की जिम्मेदारी हो या फिर उत्तर प्रदेश में अगर बरेली जेल में बैठ करके अशरफ साजिशों का हिस्सा बनता है तो उत्तर प्रदेश की सरकार की भी जिम्मेदारी है। नहीं, इसमें एक चीज लोग भूल जाते हैं कि देखिए, अतीक अहमद को गिरफ्तार कब किया गया? जब 2008 में अतीक अहमद को गिरफ्तार किया गया, तो वो देखिए, इसका मतलब है कि जब मायावती की सरकार बनी, जब मायावती ने अतीक के खिलाफ सख्त एक्शन शुरू किए, तो अतीक यूपी की सीमा छोड़कर भाग गया था, और 2008 में जनवरी में जाके उसने दिल्ली में सरेंडर किया। तो आप देखिए, ये दिखाता है कि अगर राजनीतिक सत्ता अपराधियों के खिलाफ हो जाए तो निश्चित तौर पर वो अपनी जमीन छोड़कर भाग जाते हैं, और ये हुआ है, ये पहले हुआ है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अतीक अहमद को पहली बार विधायक, देखिए विधायक वो पहले 3 बार रह चुका था, चौथी बार विधायक बना तो एक पार्टी के टिकट पे बना। वो जब पहली बार सांसद बना, और सांसद कहां से बनता है आप ये देखिए, वो सांसद बनता है फूलपुर से, जहां से जवाहरलाल नेहरू 3 बार सांसद रहे हैं, जनेश्वर मिश्रा सांसद रहे हैं, वीपी सिंह सांसद, 2 प्रधानमंत्री उस सीट से सांसद रहे हैं, और उस सीट पर आप किस व्यक्ति को टिकट दे रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं उठेगा? देखिए, ये जो माफिया बना है, ये कोई पिछले 6 साल में नहीं बना है। पिछले 6 साल में इसको ध्वस्त, जितने भी माफिया यूपी में, उनको ध्वस्त करने की कोशिश की है। इनका साम्राज्य 4 दशकों में खड़ा हुआ है। इनको अब रातों रात, देखिए, रातों रात नेस्तनाबूद इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके तार इतनी गहराई से राजनीतिक दलों के अंदर बिछे हुए हैं। इनको इतना राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है, और आज भी मिलता है, इसकी गारंटी है। आप देखिए कि अतीक की पत्नी शाइस्ता को टिकट मिला था मेयर का, ये सब जानते हैं, ये पब्लिक डोमेन में। आखिर उसको टिकट क्यों दिया गया? जब इतने बड़े अपराधी, जब आपको मालूम है कि इतना बड़ा हिस्ट्री शीटर है, तो उसको टिकट क्यों दिया गया? ठीक है, बड़े बड़े सवाल हैं। पवन राव जी, आप लोगों को तसल्ली मिली क्या कि ये माफिया जो है, चलिए पवन राव जी हमारे साथ बने हुए। पवन, कपिल देव अग्रवाल जी हमारे साथ मंत्री जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कपिल देव अग्रवाल साहब, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, क्या उसके तरफ बढ़ता हुआ एक बड़ा कदम है? आज माफिया को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। देखिए, बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय यह है कि जिन लोगों ने लंबे समय तक जनता का दमन किया, गुंडे की, जमीनों पे कब्जे किए, लोगों का अधिकार छीना और लगातार जनता का शोषण किया, ऐसे लोगों के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लंबे समय से, यानी पिछले 6 वर्षों से जी लगातार अभियान चला करके उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कितनी बड़ी बात है कि 100 से ज्यादा मुकदमे होने के बावजूद उन पे आज तो कार्रवाई नहीं हुई, उनको जेल नहीं भेजा गया, उनको किसी मुकदमे में सजा नहीं हुई। ये कितनी बड़ी सिस्टम का कितना बड़ा एक दोष है। तो मुख्यमंत्री जी ने ये सारा चीजें बहुत तेजी से चला कर की। तो मिट्टी में मिलाने का मतलब, जो इसका अधिकार है, मिट्टी में मिलाने का मतलब ये नहीं है केवल मारना ही मिट्टी में मिलाना होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यानी उनके विरुद्ध
प्रशासनिक कार्रवाई हो जाए, शासनिक कार्रवाई हो जाए, न्यायालयिक कार्रवाई हो जाए, और जो न्यायोचित कार्रवाई है वो हो जाए। तुम देख रहे हैं उम्र कैद की सजा हुई है पहली बार, और ये भी एक तरीके से मिट्टी मिलने जैसा ही है। एक व्यक्ति को जिसका दमन चलता था, जो जनप्रतिनिधि रहा है लंबे समय तक, जिसकी तूती बोली है, जिसने जो चाहा वो किया है, जनता का बापू शोषण हो कि अपनी एक तरीके से छोटी सका चलना हो, तो मुझको लगता है कि बिल्कुल ये जो बड़ा निर्णय हुआ है माननीय न्यायालय के द्वारा, जिसमें ये उम्र कैद की सजा हुई है, तो पूरे प्रदेश के लिए भी एक संदेश है और गुंडों के लिए एक संदेश है, और माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहा है उसको करके दिखाने का काम किया। कपिल देव जी, मैं ये जानना चाहता हूं, हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। वो कह रहे समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है, माफिया रो रहा था तो माफिया, ऐसे माफिया को रोना चाहिए। डॉक्टर अभिषेक ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का स्टैंड है, आप क्या कहेंगे? ये माफिया, दरअसल खबर यह आई कोर्टरूम के अंदर से कि माफिया जो है अतीक अहमद अशरफ के साथ गले लग करके रो रहा था। नहीं, ये तो आज हो रहा है, ये आज हो रहा है जब उसके सारे रास्ते बंद हो गए। लेकिन क्या मैं अभिषेक जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्या इस बात का पर्याप्त प्रमाण नहीं है, क्या इस बात के प्रमाण साक्ष्य नहीं है कि लगातार इस प्रकार के लोगों को समाजवादी पार्टी हमेशा संरक्षण देने का काम करती है? और या तो ये इनकी मजबूरियां थी, इनसे वोट लेना, ये वोट के सौदागर थे, और सत्ता में आने के लिए इन्होंने इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देने का काम किया। ये उनकी मजबूरी हो सकती है, इनका संरक्षण हो सकता है, ये समाजवादी पार्टी के लोग बताएंगे। लेकिन इन्हीं के संरक्षण में ये लगातार पलते रहे, पढ़ते रहे, बड़े होते रहे, जनप्रतिनिधि बनते रहे, इनका समर्थन होता रहा। सपा का बसपा का भी गठबंधन रहा है, और सपा ने बसपा ने साथ मिलाकर के 10 साल केंद्र की सरकार चलाई है। तो ये सब लोग इस प्रकार की लगातार राजनीति करते रहे, जहां जहां गुंडे हुए, इन गुंडों ने लगातार जनता का घुमड़ और शोषण करने का काम किया। आज जब ये लोग रोने की स्थिति आ गई है, जब इनके पैर कांप रहे हैं, तब इनको लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों को कि नहीं, हम गुंडों के साथ नहीं। तो ये तो होना ही पड़ेगा कि गुंडों के साथ नहीं रह सकते, और गुंडों के साथ रहेगा तो जनता भी इनको छोड़ने का काम। कपिल देव जी, ये जो मामला अपने अंजाम तक पहुंचा समाजवादी पार्टी के शासनकाल का मामला है, लेकिन बीजेपी सरकार में जो बड़ी घटना को अंजाम दिया इस माफिया ने, इसके गुर्गों ने, कथित तौर पर इसके बेटे ने, क्योंकि तस्वीरें सामने आई, तो मैं जानना चाहता हूं इस माफिया को अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआत है, लेकिन वाकई जो अंजाम इस माफिया का होना चाहिए और जो उमेश पाल का परिवार चाहता है कि इस माफिया को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए, वो कब होगा? ये न्यायालय का, ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय सरकार का भी नहीं, और न्यायालय के द्वारा ताउम्र सजा देना ये भी एक बड़ी बात होती है। क्योंकि जो वादी हैं उनके परिवार का कष्ट हुआ है, उनके परिवार की हत्या हुई है, तो उनका मांग मांगना स्वाभाविक है कि फांसी की सजा मांगे, ये उनका अपनी मांग है। लेकिन न्यायालय ने जो निर्णय दिया है, हम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं। न्यायालय के निर्णय पर टिप्पणी करने का हमको कोई अधिकार भी नहीं है, पर ताउम्र सजा होना ये भी अपना एक बड़ी बात, एक बड़ा निर्णय हुआ है। और ये ऐसे सब लोग जो गुंडे कर रहे हैं, गुंडे दमन कर रहे हैं, या गुंडों का संरक्षण करते हैं, या आगामी जीवन में उनको गुंडाई करने का सपना देखते हैं, कम से कम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी सरकार में, उत्तर प्रदेश में, और मैं कहूंगा पूरे देश के अंदर एक परसेप्शन बदला है, एक काम करने की दिशा बदली है। गुंडों के बल पर राजनीति नहीं हो सकती, गुंडों के बल पे आरक्षण नहीं मिल सकता, गुंडों के बल पे अब मकान खाली नहीं कराए जा सकते। अब जिसका जो अधिकार है उसको अधिकार मिलेगा, जिसका जो सम्मान है उसको सम्मान मिलेगा, और जो गुंडागर्दी करेगा उसको यही हर्ष होगा, ऐसा हमारा मानना। कपिल देव जी, एक और सवाल है। दरअसल विपक्ष और खासतौर पर समाजवादी पार्टी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करती है, परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है कि आप लोग माफिया, सेलेक्टिव माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ नाम बताइए, 2-4 जिनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई होनी चाहिए। 2-4 नाम बताएं जिनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, उनका हम सूची में नोट कर लेते हैं, माननीय मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ये समाजवादी पार्टी के लोग बताएं। चलिए अब अभिषेक जी, छोटी सी टिप्पणी, छोटा सा रिएक्शन, अभिषेक जी जल्दी से। देखिए, हमारे जो मित्र, हमारे मित्र जो बोल रहे थे मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, तो मैं उनको बस एक सीधा सा सवाल पूछता हूं। इन्होंने एमएलसी बनाया मिर्जापुर के डॉन को, और उसके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की फोटो है, और इन्होंने बनारस के डॉन को, जहां इनके 8 विधायक और माननीय प्रधानमंत्री जी सांसद हैं, वहां उनकी डॉन की बीबी एमएलसी है। तो आप समझ सकते हैं किसको संरक्षण दे रहे हैं, किसको संरक्षण नहीं दे रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल जी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत क्लियर कट है। मैं देखिए अभिषेक जी, इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई लाभ नहीं है। अतीक अहमद से किसी की तुलना नहीं हो सकती। अतीक अहमद जिस प्रकार की अपराधियों में लिप्त रहा है,
जिस प्रकार का उसका जीवन रहा है और जिस प्रकार से उसने लोगों का दमन करने का काम किया, लोगों की भूमि कब्जा ने कम किया। अब छोटी मोटी घटनाएं तो बहुत सारे लोगों के जीवन में होती है, पर अतीक अहमद की तुलना इन सब चीजों से नहीं हो सकती। अतीक पे कार्रवाई को आपको क्या स्वीकार करना चाहिए। आपको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की न्यायालय की आपको प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है, मुकदमा एडीआर की रिपोर्ट है, आप हलफनामा पढ़ लीजिए उनका। ठीक, कपिल देव अग्रवाल जी, मैं एक और सवाल। विधायकों के ऊपर हत्या बलात्कार का मुकदमा है, आप किस तरह की बातें करते हो, शुचिता की बात करते हो। आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर पर 63 केसेस हैं 2017 में। अगर आप कानून व्यवस्था पर इतना विश्वास रखते हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों अपने ऊपर से मुकदमे वापस ले लिए? क्यों? उनके ऊपर दंगा से लेकर किस तरह के आरोप लगे हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर। तो ये कहते हैं ना, अपने लिए सुविचार, इनके शुभेंदु अधिकारी शामिल हो जाते हैं तो भाई वो चलिए अभिषेक जी अब सुन लेते हैं, मंत्री तो सुन लेते हैं, शामिल हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी नहीं कपिल देव जी, इनके पास डिटर्जेंट अलग है, डिटर्जेंट अलग है। ठीक है, आप सुन लीजिए अभिषेक जी सुन लीजिए, ये सब चीजें सुन लीजिए। अगर आप अतीत में जाएंगे तो क्या आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का प्रस्ताव हमारे अखिलेश यादव जी ये सब मुख्यमंत्री नहीं लाए क्या? इन सब चीजों से हम चर्चा करें तो बहुत लंबा विस्तार हो जाएगा। अखिलेश यादव जी ने बाकायदा उसके अंदर प्रस्ताव लाया गया कि जो आतंकवादी जिन पर मुकदमे हैं उनको निर्दोष बताकर उनके मुकदमे वापस करने का काम किया, प्रयास किया, न्यायालय ने मुकदमे वापस नहीं होने दिया। ये सब चीजें तो लगातार, पर उसकी तुलना में कहूंगा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को मेरा निवेदन है कि अच्छा काम हुआ है, अच्छा एक संदेश बिल्कुल इसके अंदर गया है, बिल्कुल क्लियर संदेश गया है कि ऐसे माफिया को सरकार बख्शने वाली नहीं है, ऐसे माफिया को सरकार बख्शने वाली नहीं है, कोर्ट के जरिए उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। अतीक अहमद की सजा पर विपक्ष का कहना है कि सरकार धर्म देखकर मामलों की पैरवी कर रही है, वहीं सजा पर योगी सरकार के मंत्रियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारत सरकार और माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली जो उत्तर प्रदेश सरकार है, इस डबल इंजन की सरकार में किसी भी प्रकार के अपराध की कोई जगह नहीं। सरकार ने प्रभावी ढंग से पैरवी किया, जो सबूत थे, सबूत को न्यायालय तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल हुई, जिसके कारण सजा। अतीक अहमद को जिस प्रकार से यहाँ लाया गया और लाने के बाद कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया और कोर्ट ने उसके विरुद्ध निर्णय लिया, यानी सजा उसका निर्धारित की है, को दोषी करार दिया है। किसी भी माफिया, गुंडे, बदमाश या भ्रष्टाचारी नहीं बख्शेंगे और उसी के अंतर्गत आज जो सालों बाद सजा हुई है। अतीक पर जो कार्रवाई हो रही है आज अभी तो कम है, अभी देखते रहो और होगी। अतीक पर जो कार्रवाई हो रही है आज अभी तो कम है, अभी देखते रहो और होगी। पवन राव हमारे साथ AIMIM प्रवक्ता भी मौजूद हैं। राव साहब, क्या धर्म देख करके कार्रवाई हो रही है उत्तर प्रदेश में? साहब बहुत बहुत शुक्रिया। धर्म के आधार पर हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हम इस देश में संविधान के आधार पर बढ़ते हैं। ना हम हिंदू की बात करते हैं ना मुसलमान की। जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको सजा दे और न्यायालय से जो भी सजा उनको मिलेगी सर्वमान्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी पीठ थपथपा रही है ना, पीठ थपथपाने से पहले उसे देखना चाहिए कि विधानसभा में 2017 में 37% विधायक ऐसे पहुंचे थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले हैं। ADR की रिपोर्ट 2022 में आई, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ोतरी की। अब आप देखिए 54% जो विधायक जीत करके आए हैं भारतीय जनता पार्टी। नहीं, पवन राव साहब, तमाम पार्टियों को देखेंगे तो बीजेपी की स्थिति बाकियों के मुकाबले बेहतर दिखती है ADR की रिपोर्ट के आधार पर। संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। संजय चौधरी साहब, क्या इस पूरे मामले में सरकार को क्रेडिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से अतीक अहमद जैसा माफिया जो 1971 से जिसके खिलाफ अपराध पंजीकृत हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 43 साल तक जिसका खौफ चलता रहा, इतने 43 साल तक जिसको एक भी अपराध में सजा नहीं होती है, जिसका मामला जब अदालत में जाता है तो गवाह हट जाते हैं, मार दिए जाते हैं, न्यायाधीश अपने आप को उस मामले से हटा लेते हैं। ऐसे मामले में अगर उत्तर प्रदेश का पहला निर्णय आया है और उस पहले निर्णय में ही न्यायालय का जो सबसे बड़ा निर्णय है आजन्म कारावास की सजा मिलती है, तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। और मैं समझता हूं कि आज के दिन से जिनका आतंक का साम्राज्य था, हम देखते हैं कि उनके सर पर मौत मंडरा रही है। निर्णय के बाद आंखों में आंसू हैं, वो गिर पड़ते हैं।
तो ये माफिया सरगना की स्थिति है। जनता उसके लिए तालियां बजा रही है। तो एक बेहतर निर्णय है, और ऐसे निर्णय जिसमें अपराधियों के ऊपर अंकुश लगे, अपराध दंडित हो, कानून की जद में आए, एक बहुत बड़ा फैसला है। और इस फैसले के लिए उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्था है, देखिए निर्णय एमपी एमएलए कोर्ट से आया है। एमपी एमएलए कोर्ट बनाया किसने? एमपी एमएलए कोर्ट तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, और अभियोजन के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेष व्यवस्था की। एडीजी स्तर का एक व्यक्ति लगाया। वो एडीजी स्तर का व्यक्ति पुलिस में जो गवाह होते हैं उनकी बेहतर पैरवी करता है, और उस पैरवी के आधार पर उत्तर प्रदेश में आज 43 साल से अपराध का साम्राज्य चलाने वाला दंडित होता है। बहुत बड़ा निर्णय। ठीक है, सूर्य कुमार शुक्ला साहब, दो सवाल मेरे आपसे कि क्या क्रेडिट सरकार को आप भी देंगे, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि 43-44 साल से इस पर मुकदमे दर्ज होते रहे, 100 के करीब मुकदमे पहुंच गए, 8 से ज्यादा तो हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। कैसे बचता रहा? कौन सा रास्ता अख्तियार करता रहा? कौन से मोडस ऑपरेंडी पर यह चलता रहा कि ये 44 साल तक, 43-44 साल तक किसी भी मामले में कन्विक्टेड नहीं हुआ, कोई भी मामला अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा? बिल्कुल, दोनों बात मैं आपको क्लियर करूंगा, बताऊंगा कि पहला सवाल कि ये इतने दिन तक बचता कैसा रहा, और दूसरा कि ये जो निर्णय हुआ इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है। मैं कहूंगा कि बधाई दीजिए उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की पुलिस को, अभियोजन अधिकारियों को, जिन्होंने पैरवी करके ये अंतिम अंजाम तक पहुंचाया कि इस केस में सजा हुई, और साथ में उन गवाहों को भी बधाई और धन्यवाद है जिन्होंने हिम्मत करके गवाही दी। वरना होता ये था कि या तो गवाह खरीद लिए जाते थे, बिक जाते थे, या फिर पैसा दे करके उनकी हत्या करा दी जाती थी, शूटर लगा दिए जाते थे। और अगर ये अपराधी 1 करोड़ रुपए लूट से, अपहरण से, मर्डर से कमाते थे तो उसमें 1/10वां हिस्सा 10 लाख रुपए खर्च करके सजा से बच जाते थे, गवाहों को तोड़ लेते थे, या अदालत में भेजी गई अपनी चार्जशीट, अपनी केस डायरी, उसके पन्ने फड़वा लेते थे, उसकी चार्जशीट गायब करा देते थे, और तरह तरह का षड्यंत्र करके और कानूनी दांव पेच का फायदा उठा करके जमानत करा लेते थे, बच जाते थे। जहां तक पुलिस की बात है तो इन सभी मामलों में देखिए पुलिस का रोल, कि पुलिस ने अपना काम भी किया, चार्जशीट भी लगाई, गिरफ्तारी भी की, लेकिन इन मामलों में न्यायिक दंड नहीं हो पाया। या तो जमानत हो गई या मामला टलता गया, जजमेंट नहीं हो पाया। तो आज तो विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं ये सब लोग जिनका मैंने नाम लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनकी प्रेरणा से हिम्मत करके गवाहों ने गवाही दिया, अभियोजन अधिकारियों ने उस केस को मजबूत बनाया, बहादुर वो न्यायाधीश भी धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं जिन्होंने हिम्मत किया। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि 10 जजेस ने लिख दिया था कि हमको अतीक के मामलों में न्याय नहीं करना। बिल्कुल, इसी से समझ सकते हैं अपने आप को ऐसे अतीक के मामलों को सुनने से साइड हो जाते थे, अपने आप को अलग कर लेते थे, तो खौफ का अंदाजा लगाया जा सकता है। सर मैं आता हूं, बचते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। एक और बात जोड़ूंगा, जल्दी सर, जल्दी से अपराध जिस तरह का होता ही है। जब मैं आईजी इलाहाबाद था तो मुझे अभी भी याद है कि हम लोगों ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत इनकी सारी संपत्तियां कुर्क कराई, परंतु वो बाद में हम लोग जब चले गए और इनके अनुकूल शासन आ गया, राजनीतिक संरक्षण मिलना शुरू हो गया, तो उस समय किसकी सरकार आ गई सर, ये बोल दीजिए आज। गवाहों को तोड़ लिया गया, सूर्य कुमार शुक्ला सर, ये किसकी सरकार आ गई, किसकी सरकार आई तो ये करके धीरे धीरे माकूल स्थिति बन गई, वापस हो गई। ठीक है सूर्य कुमार जी, मैं आता हूं, एक बड़ी खबर है, दर्शकों बता दें, उसके बाद फिर से चर्चा शुरू करेंगे। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रयागराज से बड़ी खबर है। थोड़ी देर में साबरमती रवाना होगा अतीक, नैनी जेल से रवाना होगा काफिला। अतीक के रवानगी की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। दरअसल नैनी जेल में नहीं रखा जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो 2019 में आदेश दिया था कि साबरमती जेल से शिफ्ट कीजिए, तो साबरमती जेल में ले जाया जाएगा। भले ही सजा प्रयागराज में सुना दी गई है, लेकिन अदालत ने जब सजा सुनाई तो कोई स्पेसिफिक इसमें नहीं कहा गया कि कहां पर इसे रखा जाना है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था वही मान्य है। तो साबरमती जेल ले जाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और बताया जा रहा है शुरुआती तौर पर कि वही 45
45 जो जवान, जो अधिकारी थे, जो लेकर के साबरमती जेल से अतीक अहमद को यहां पर आए थे, उन्हीं पर यह जिम्मेदारी है कि बेहतर तरीके से साबरमती जेल में इस अतीक अहमद को, जो अब दोषी है, जो मुजरिम है, अब उसे पहुंचा दिया जाए। और फिलहाल कुछ तस्वीरें सामने आ रही है रात के अंधेरे में। देखिए, जो कैदी वैन है वो तस्वीरों में दिखाई दे रही है और लगभग वैसी व्यवस्था रहेगी। सुरक्षा के चाक चबंद इंतजामात रहेंगे और वहां पर कैदी वैन भी अब आ चुकी है और रवानगी होगी। दरअसल इस पूरे मामले के दोषी अतीक अहमद को यहां से साबरमती जेल ले जाया जाएगा और दोपहर के बाद जब सजा सुना दी गई तो अतीक अहमद को वहां पर एक कैदी वैन है वहीं पर रखा गया। शुभम हमारे साथ वहां पर मौजूद है, लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए। शुभम का हम रुख करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि आज बड़ा दिन है, अहम दिन है। अतीक पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन एक मामले में आज फैसला हुआ है। उमेश पाल के अपहरण मामले में उसे दोषी ठहराया गया। चलो लगा। शुभम आपको आवाज मिले तो बताइए। जी बिल्कुल देखिए जीपी, इस वक्त आप सामने की तरफ देख रहे हैं कि ये अभी ये काफिला यहां से निकला है और जस्ट अभी काफी करीब 3.5 से 4 घंटे के लंबे इंतजार के बाद इस वक्त ठीक सामने आप विजुअल्स में देख पा रहे होंगे कि अतीक अहमद का काफिला यहां से निकल चुका है। बताया जा रहा है कि तमाम तरह की जो अपनी वो बहाने बता रहा था इस दौरान कि ना जाना पड़े, इसको लेकर के अपनी उसने बताया तबीयत का भी बहाना किया, लेकिन तमाम चीजें फाइनल होने के बाद अभी फिलहाल जो बताया जा रहा है कि लगभग जिन जिलों से होकर के पूरा का पूरा काफिला निकलना है, उन सभी कप्तानों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद यहां से रवानगी कर ली गई है। अब लगभग अगर हम बात करें कि झांसी पहुंचने में और उसके बाद जो साबरमती का समय है, साबरमती जेल पहुंचने में लगभग 24 से 30 घंटे के बीच का समय। और अगर उत्तर प्रदेश की सीमा की बात करें हम, जहां तक की मतलब कि अगर झांसी कितने बजे तक पहुंचेगी, ये काफिला पहुंचता है, तो लगभग अब हम ये 2 से 3 बजे के आसपास ये काफिला झांसी पहुंचेगा और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा। शुभम जल्दी से बता दीजिए अगर कुछ कंफर्म है तो कि क्या ये वही रूट है जिस रूट से लाया गया था अतीक अहमद को, क्या उसी रूट के जरिए इसे वापस साबरमती जेल ले जाया जाएगा? कोई जानकारी दे पा रहा है क्या, कोई पुष्ट तौर पर बता पा रहा है? ये बिल्कुल देखिए, अभी निश्चित तौर पर ये वही रूट है, बांदा चित्रकूट होते हुए उसी रूट से ले जाने की बात कही जा रही है। और अब जैसे जैसे ही रास्ता आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे तेजी के साथ गाड़ियां आगे बढ़ेंगी, निश्चित तौर पर तमाम बातें साफ हो जाएंगी। वैसे अभी तक जो जानकारी आ रही है वही बांदा चित्रकूट होते हुए ही ये काफिला आगे जाएगा। और शुभम ये भी बताइए, चूंकि आप इस माफिया को फॉलो करते हुए इसे नैनी जेल तक भी आप पहुंचे थे, मैं ये जानना चाहता हूं जो सुरक्षा के इंतजाम थे, जो वैन्स की थी संख्या थी, कैदी वैन 2 थे तब, और पुलिस के अधिकारियों की जो संख्या थी वही संख्या है, वही अधिकारी हैं, वही आईपीएस अधिकारी, वही डीएसपी स्तर के अधिकारी हैं, या फिर अधिकारियों में भी बदलाव किया गया है? बिल्कुल देखिए कि वही अधिकारियों को रखा गया है। साफ तौर पर फोर्सेस थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाया गया है, क्योंकि देखिए अदालत और कोर्ट के आदेश पर यहां पर अतीक अहमद को लाया गया था, लिहाजा सुरक्षा का जिम्मा उत्तर प्रदेश की पुलिस का है और उसी आदेश के अनुरूप ही उसी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही वापस उसे गुजरात भी पहुंचाना है। तो लिहाजा और ज्यादा सुरक्षा बढ़ा ली गई है जो पहले के साथ थी। अब ऐसे में लौटते वक्त और भी ज्यादा सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब तक अतीक अहमद का एक काफिला चल रहा है, काफिला जब तक गुजरेगा तब तक तनावपूर्ण स्थिति जरूर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद ज्यादा प्रभावशाली है बशर्ते अन्य राज्यों के हिसाब से। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश तक की तो काफिला काफी ज्यादा दिख रहा है। देखना यह होगा, क्योंकि रात का समय है, चैलेंज ज्यादा है कि सेफली पहुंचाया जा सके साबरमती जेल। तो लिहाजा उत्तर प्रदेश की सीमा अगले 6 से 7 घंटे तक बनी रहेगी और ऐसे में 6 से 7 घंटे तक जो पुलिसकर्मी है, उत्तर प्रदेश की पुलिस के फोर्सेस से जवान है, वो भी मुस्तैदी के साथ अतीक अहमद के इस काफिले से जुड़े रहेंगे। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें हमारे सहयोगी शुभम दिखा रहे हैं। शुभम उस काफिले के पीछे लगे हुए हैं और यहाँ पर अतीक अहमद की गाड़ी और काफिले और तमाम पुलिस वैन ये सब जाते हुए देख सकते हैं आप कि अलग अलग ये थाना नैनी की देखिए आप ये जीप साथ ही साथ जा रही है। और जो बॉर्डर्स हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर्स हैं, उन जैसे ही दूसरे बॉर्डर्स में प्रवेश करती है तुरंत उस जिले की पुलिस एक्टिव हो जाती है और वो तुरंत वो साथ में एस्कॉर्ट करने लगती है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि फिलहाल अभी यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं, प्रयागराज से कुछ ही दूरी बाद दूसरे जिले में प्रवेश करेंगे। उसके बाद सीधा ये जो है 6 बजे
के सॉरी माफ कीजिएगा 3 से 4 बजे के आसपास झांसी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। और चूंकि उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा खत्म हो जाएगी, मध्य प्रदेश शुरू हो जाएगा, तो वहां से सिक्योरिटी जो बेस सिक्योरिटी है जो लगातार कंटिन्यूअस अतीक अहमद के साथ बनी हुई है, वो उसी सिक्योरिटी के साथ आगे का सफर तय करेंगे। बिल्कुल शुभम, ये तस्वीरें दिखाते रहिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। और शुभम हमारे सहयोगी बता रहे हैं जितनी सुरक्षा व्यवस्था अतीक को लाते वक्त थी उससे कहीं ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था यहां पर दिखाई दे रही है। अतीक को साबरमती जेल ले जाने के दौरान अभी से कुछ मिनटों पहले ही काफिला निकला है और लगभग अभी फिलहाल जो जानकारी उसी रूट के जरिए इसे वापस भी ले जाया जाएगा जिस रूट से लेकर के आया गया था। अभिषेक राय हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर अभिषेक राय, मैं एक सवाल लेना चाहता हूं आपसे, वो ये कि क्या अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो समाजवादी पार्टी के इतिहास में एक बदनुमा दाग होगा अतीक अहमद? नहीं, हमारे राष्ट्रीय देखे हमारी सरकार हमने जाना मंजूर किया। आपको याद है हमारी पार्टी का विघटन भी हो गया था 2016 में। तो हम नई सपा है, नई हवा है। ये जो समाजवादी पार्टी है वो किसी गुंडे बदमाश माफिया को सपोर्ट नहीं करती। बहुत सीधा सा है। आप सवाल समझे नहीं। मैंने सवाल पूछा कि क्या इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये बदनुमा दाग रहेगा। मैं प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये अतीक अहमद क्या बदनुमा दाग के तौर पर होगा? इतिहास की बात कर रहा हूं सर मैं। आपका फ्रेम आ रहा है जा रहा है सर, आवाज आपकी नहीं आ रही है। श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे सवाल लेता हूं, ये क्या ये बदनुमा दाग है अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के इतिहास में? देखिए, अभी जो इनके प्रवक्ता कह रहे थे कि सपा बदली और हवा बदली, तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश की हवा बदल गई है और उत्तर प्रदेश की हवा बदलनी 2017 के पहले शुरू हो गई थी। और जिन पार्टियों ने ये समझने में गलती की वो असल में पिछड़ गया। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो छवि थी 2017 से पहले पूरे देश में, ये माना जाता था कि ये एक ऐसा स्टेट है जहां गुंडा और माफियाओं का राज है। देखिए, उसकी वो छवि बदली कैसे? दो घटनाएं अगर हम सिर्फ लें तो देखिए 2005 में एक सिटिंग एमएलए की दिन दहाड़े सड़क पर हत्या कर दी जाती है और उसके आरोपियों को 2019 तक, जब तक ये मामला सीबीआई को नहीं जाता है, यानी 2005 से 2019 तक उस पूरे मामले की जांच करना तो दूर, उसको कोर्ट में सही से पेश तक नहीं किया जाता और मामला डंप हो जाता है। ये तो पूजा पाल जो उनकी पत्नी थी राजू पाल की, उनके प्रयास की वजह से वो मामला सीबीआई को सौंपा गया। एक तो घटना ये हुई। दूसरी घटना आप देखिए कि विकास दुबे की घटना होती है जब वो पुलिस वालों पर हमला करता है और उसका क्या अंजाम होता है आप देखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो हुआ वैसा ही सबका अंजाम होना चाहिए, लेकिन देखिए जो नो टॉलरेंस की नीति है अगेंस्ट क्राइम, ये इससे देखिए किसी भी सरकार की जो छवि बनती है वो इस बात से बनती है कि जब कोई घटना होती है, देखिए किसी भी राज्य में किसी भी देश में आप क्राइम को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब कोई क्राइम की घटना होती है तो सरकार उस पर कैसे एक्शन लेती है, इसी से किसी सरकार की छवि बनती है। अगर 2005 में हुई घटना की जांच तक नहीं हो पाती है और एक घटना जब विकास दुबे की होती है और उसमें इतनी त्वरित कार्रवाई होती है, या अभी आप अतीक अहमद का ही मामला लीजिए, तो जिस तरह से तेज से कार्रवाई हो रही है उससे एक छवि बनती है और उसी देखिए, और यही छवि जो है वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ गई है। श्रीवास्तव साहब, मैं आता हूं वापस। पवन जी, क्या परसेप्शन बदला है उत्तर प्रदेश के लिए? पूरे देश में जिस तौर पर उत्तर प्रदेश की पहचान थी वो परसेप्शन बदल गया है। कुंदन जी, दरअसल क्या है ना, आप सच्चाई सुनना नहीं चाह रहे हैं। जो सच्चाई है आप उसको सुनना नहीं चाह रहे हैं। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। उमेश पाल की जो हत्या हुई है उससे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को कलई खुल गई है। हमारे बीच में पूर्व आईपीएस साहब बैठे हुए हैं, क्या ये कानून व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता है? आप जो न्यायालय से जो निर्णय, चलिए सूर्य कुमार शुक्ला जी को ही लाइए स्क्रीन पर। ठीक है पवन जी आपका सवाल मैं ले रहा हूं, पूर्व आईपीएस अधिकारी से ले रहा हूं। शुक्ला साहब, क्या तस्वीर और परसेप्शन बदला है? देखिए भाई साहब, कभी भी इतिहास में पूरी तरह क्राइम समाप्त नहीं हुआ जब से मानव समाज बना है। अब ये बात है कि अगर चोरी की घटना हो जाती है के अंदर तो ये आप नहीं कह सकते कि सारी व्यवस्था फेल हो गई, चोरी हो गई। लेकिन सबसे बड़ी जो उम्मीद पुलिस विभाग को होती है सरकार से, वो ये होती है कि सरकार बदमाशों को किसी प्रकार का संरक्षण न दे, बल्कि
प्रशासन को, पुलिस को, अभियोजन को पूरा आशीर्वाद दे, संरक्षण दे कि अपराधियों पर पूरा डटकर कार्यवाही की जाए। तो उस नजरिए से आप देखें तो आप देखेंगे कि जिस दिन उमेश पाल की हत्या हुई, पूरे प्रदेश में ये बात लोगों को खली कि कैसे ये घटना हो गई और प्रश्न चिन्ह लगा। लेकिन जिस तत्परता से पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने, सरकार ने सब मिलकर कठोर कार्रवाई के अंजाम तक पहुंचाया गया है इस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। तो माफिया को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया है और उसके जेल तक पहुंचाने की तैयारी भी की गई है, जिसकी हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। माफिया अतीक को लेकर के पुलिस का काफिला निकला है, कड़ी सुरक्षा के बीच साबरमती जेल में ले जाया जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जेल कोई भी हो, इस माफिया को ताउम्र, अभी के फैसले के मुताबिक ताउम्र जेल में ही रहना पड़ेगा।